शबे विसाल मैं बीवी पे हंस दिया यारो, अब उसके बाद की हालत नहीं बताने की। मैं पिटते पिटते यही कह रहा था बीवी से, मैं क्या करूं मेरी आदत है मुस्कुराने की। मेरी खुशबख्ती है कि दावत पर बिलाशुबा उर्दू मज़ाहिया शायरी के एक बहुत बड़े नाम मौजूदा वक्त में इसकी आबियारी करने वाले और इसको एक नई नहज पर लेके जाने वाले अनस फैज़ी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है अनस भाई कि आप हमारी दावत में तशरीफ़ लाए और ऐसे मुश्किल वक्त में तशरीफ़ लाएँ जबकि आमद और रफ्त सबकी बंद है। आपने हमारी दावत कबूल फरमाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल है। सफ़ी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और जाहिर है कि हम सभी लोग जो हैं इस वक्त तरसे हुए हैं मुलाकातों से, खासकर हम चाहते हैं कि मुलाकातें हों लोगों से, वो हम एक अजीब बहरान पैदा अपने दर्द का इजहार कर सकें, वो हमसे अपनी तकलीफ़ों का इजहार कर सकें, और मिलना जुलना दोस्तों के ज़रूरी साथ बहुत ज़रूरी है, उसके बिना गुजारा नहीं। शायरों का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें तो कंटेंट ही यहीं से मिलता है ना। यार तो अनस भाई इस्तकबाल है आपका। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप नाजरीन को अपने बारे में कुछ बताएं, आपके ताल्लुक से, क्योंकि आपको हम हमेशा सुनते आए हैं और आपको जानना भी चाहते हैं, तो आप अपने ताल्लुक से कुछ हमारे नाजरीन को बताएं। ये बड़ा मुश्किल अमल है अपने बारे में कुछ भी कहना, और ख़ुद को जानना तो और ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब आप मज़ाहिया शायरी जैसा मुश्किल काम कर सकते हैं तो ये भी मुमकिन है। देखिए, मेरी इब्तिदाई ज़िंदगी, मेरी पैदाइश जो है पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में हुई, गालिब के मकान से कुछ दूरी पर। तो मैं बचपन से ये बड़ा फ़ख्र करता था कि मैं गालिब का पड़ोसी हूँ, हमसाया गालिब हूँ। गालिब का एक शेर भी है ना कि मस्जिद के ज़ेरे साया एक घर बना लिया है, ये बंदे कमीना हमसाया खुदा है। तो मैं गालिब का हमसाया हूँ, और बड़ी खुशी होती थी मुझे कि मैं उन गलियों में से मेरा गुज़र है, मेरी वहाँ रिहाइश है जहाँ गालिब, मोमिन, दाग, ज़ौक़, एक पूरा सिलसिला है, अंजुमन है। वो ज़मीन ही बड़ी ज़रख़ीज़, हाँ, ज़मीन बड़ी ज़रख़ीज़, इसकी बड़ी खुशी रहती थी। तो इब्तिदाई तालीम पुरानी दिल्ली के एक स्कूल मज़हरुल इस्लाम सेकेंडरी स्कूल में हुई। उसके बाद फिर एंग्लो अरबिक स्कूल में 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास जो है वो पास की। वहाँ से दिल्ली कॉलेज आप समझ सकते हैं, एंग्लो अजमेरी गेट के करीब, और वहाँ से फिर किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला लिया ग्रेजुएशन की। जो किस सब्जेक्ट से आपने? मेरी ग्रेजुएशन जो है उर्दू से है। उर्दू से, हाँ माशाअल्लाह। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि मेरे 12वीं में नंबर कम आए थे तो उर्दू से मोहब्बत भी थी, तो मुझे नंबर कमाने की खुशी थी कि घर वाले जो है फोर्स नहीं कर सकते कि तुझे कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, कम नंबर है तो उर्दू में जाने देंगे, कम नंबर है उर्दू में जाने तो रोकेंगे नहीं। मुझे नहीं मालूम था कि उसमें क्या कैरियर है, क्या मैं बनूंगा क्या नहीं बनूंगा, मैं नहीं सोचता था। मैं प्लानिंग करने वाले लोगों में कभी नहीं रहा, मंसूबे बनाने में कि हाँ ऐसा करूंगा आगे जाके, ये होगा, ये कर लिया तो ये होगा। मैंने पूरी तरह से अपने आप को जो है अल्लाह मियां के हवाले कर रखा था कि आप जिस तरफ भी ले जाएंगे हम उस तरफ चल देंगे। तो बड़ी खुशी थी कि अल्लाह का करम है कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। अब कोई भी घर वाला मुझसे ये नहीं कहेगा कि हाँ कि तुम्हें इंजीनियरिंग करनी चाहिए, तुम्हें डॉक्टरेट करनी चाहिए, तुम्हें ये करनी चाहिए मेडिकल में। मुझे किसी ने नहीं रोका। खैर ये आपकी बात जिनके अभी ताज़ा इम्तिहान उनको ज़रूर सुननी चाहिए जिनके नंबर कम आए हैं उनके लिए बहुत। मास्टर किया उर्दू में, एमफिल कर रहा था, तो उस दरमियान किसी से मोहब्बत हो गई तो पढ़ाई बड़ी भारी लगने लगी थी उसे छोड़ दिया और जो जिंदगी का असल मकसद है शादी उसमें लग गए। खैर मोहब्बत में तो कामयाब हुए। हाँ, मोहब्बत में कामयाबी, तो जब मैंने मोहब्बत की कामयाबी हासिल हुई, शादी एक बारी कर पाया। ये तो आपने जिस माहौल में आँख खोली अनस भाई, वो इलाका इतना जरखेज़ है और शायरी के लिए, क्योंकि मोमिंदा गालिब की ज़मीन है वो, तो आपके ख़ानदान में कोई शायर था या पस मंज़र क्या रहा आपके? नहीं, मेरे ख़ानदान में कोई शायर नहीं था, लेकिन शायरी पसंद करने वाले लोग बहुत थे। मेरे दादा मुझको एक शेर सुनाते थे बचपन में कि चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है ज़माना नई रोशनी है, खुमार साहब का। तो ये शेर मुझे सुनाते थे और शायरी पर बातें हो जाती थी। और मैं पहली बार मुशायरा सुनने, लाल किले का मुशायरा सुनने, हमारे हमसाए हैं फर्रुख चाचा जी, हम बचपन से उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं, उनके साथ गया था।
लाल किले का मुशायरा सुनने। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं जाहिर है कि जो आगे वाली नशिस्तें होती हैं उस पर नहीं बैठा था, पीछे था, और मुझे मज़ा आ रहा था। और मज़ा इस बात पे आ रहा था कि मुझे वाह करनी है। मुझे नहीं मालूम कि शायरी क्या हो रही है, बस मुझे वाह करनी है। वो माहौल मुझे बड़ा अच्छा लगा कि साहब ये कमाल है, यहाँ पर कोई आपको कोई शेर सुना रहा है, कोई गा रहा है, कोई पढ़ रहा है, और आपको वाह करनी है। तो हम करते वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। और हुटिंग करने वाले लोग बहुत होते थे आसपास, तो वो भी बड़ा मज़ा आता था, यार ये कैसे हुटिंग कर रहा है, मज़ा आ रहा है। तो वहाँ से दिलचस्पी मुशायरों में और शायरी में और बढ़ी। और खुशनसीबी ये रही कि इब्तिदाई तालीम जो है उसमें उर्दू थी हमारे साथ। दूसरी जमात में हमने एक नज़्म थी, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का बानो, वो पढ़ी। उसके बाद नवी जमात में बाकायदा जो है लिटरेचर, उससे वाक़फियत हुई, मतलब गज़ल इंट्रोड्यूस हो गई। अब आप सोच सकते हैं जब ज़िंदगी में गज़ल इंट्रोड्यूस हो जाए, उससे आपका तारुफ हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी सिर्फ खूबसूरत हो सकती है और कोई रास्ता नहीं है ना। तो हमने मोमिन के अशार पढ़े, वो जो हमें तुम्हें करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो गालिब का दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। वो वक्त भी ऐसा है कि ऐसे अशार की जरूरत पड़ती है। हाँ, मतलब मैं तो बड़ा खुश हुआ कि स्कूल में ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो मेरी उस वक्त की जहनी ग़िज़ा थी जी, जो मुझे तस्कीन दे रही थी, जो मुझे इंतशार नहीं दे रही थी, बल्कि जो मेरा जहनी इंतशार था उसे सुकून दे रही थी, उसको ख़त्म कर रही थी। तो ये बहुत दिलचस्प लगा मुझे कि हाँ, एक तरफ तो साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा है ना, अब केमिस्ट्री के फार्मूले हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो रोमांस की बातें हो रही है, मोहब्बत की। हमारा जो रोमांस डेवलप हो रहा था वो उर्दू शायरी के साथ हो रहा था। तो ये बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए। कॉलेज में जाहिर है कि सब कुछ उर्दू में पढ़ना था, शेर व शायरी, नस्र, प्रोज, पोइट्री सब उर्दू का था, तो बहुत दिलचस्पी थी। अच्छा, कॉलेज वो वाहिद मकाम था जहाँ मैंने और मुझ जैसे कई साथियों ने पहली बार लड़कियों को देखना शुरू किया या उनसे बात करने का, इंटरेक्ट करने का मौका मिला। मैं कॉलेज की कैंटीन, कॉलेज की लाइब्रेरी के पास दूसरा और तीसरा दिन था, बहुत अकेला खामोश बैठा हुआ था। एक हमारी दोस्त बन गई बाद में। अच्छा। वो करीब में आगे बैठी किताब लेके बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, और मुझे खामोश देखकर कहा कि आप मुझसे दोस्ती करेंगे। तो मतलब एक शख्स जो नवी क्लास से लिटरेचर पढ़ रहा है, उसे कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे तो दोनों हाथों से मौका। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा कि आप दोस्ती करने आ गई। बोली आप खामोश रहते हैं। तो मैंने दिल दिल में कहा बिल्कुल नहीं। अभी आप नहीं जानते, अभी आप जानती नहीं है मुझे। मैं तो पका देता हूँ बोल बोल के। बाद में दोस्ती बरकरार रही। हाँ, दोस्ती बरकरार रही। हालांकि वो मोहब्बत में बदल सकती थी, लेकिन शायद इसी वजह से नहीं बदली कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। उन्होंने जिस चीज के लिए पसंद किया, हाँ, वो चीज उनको शायद नहीं मिली। लेकिन हाँ, कॉलेज में जाने के बाद हंस भाई, ये जो शायरी की तरफ आपका लगा हुआ है, क्या इसमें इन मुआशकों का बड़ा किरदार? मैंने कोशिश बहुत की। मतलब मैं बहुत शाई होने के बावजूद भी, शाई था बाय नेचर में, मैंने प्रपोज करने में कभी कसर नहीं छोड़ी। ये सोचे बिना कि नतीजे क्या निकलेगा, प्रपोज क्या होगा। हाँ, बाज़ औक़ात तो ऐसा हुआ, साथ चल रहा हूँ, टहल रहा हूँ, किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था अब तक, तो प्रपोज कर दिया। एक बार वैलेंटाइन डे के मौके पर किसी टीवी चैनल के एक एंकर ने आके माइक हमारे आगे किया तो, और कहा कि आपने किसी को अब तक प्रपोज किया, इजहार किया? मैंने कहा अभी तक तो नहीं किया। आज करेंगे? मैंने कहा शायद। किस तरह से करेंगे आप? तो मैंने बानी का एक शेर सुनाया था, आज रखा है लम्हा तेरे हाथ पर, लम्से अव्वल की लज्जत को महसूस कर, कल ना कहना फलक खुश ताबुन न था, कल ना कहना ज़मीं खूबसूरत न थी। वो उनकी समझ में नहीं आया, जाहिर है, और मुझे मालूम था कि इनकी समझ में नहीं आया। मैं जिससे भी इजहार करूंगा अपने इश्क का, उसके भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं खुश था कि मैंने उर्दू के बड़े अच्छे शेर के साथ जो है, बानी के जो सबके पसंदीदा शायर हैं, उनके शेर के साथ इजहार किया। एक साहिबा को, एक मोहतरमा को तो गालिब के शेर के साथ आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, उन्होंने मुझसे ये कह दिया कि इतनी जल्दी क्या है। तो मैंने कहा गालिब का एक शेर है, आशिकी सब्र तलब
और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। वाह, तो इतने मुश्किल अशार के साथ समझ जो में है आया? मैं इजहार नहीं आया होगा, जाहिर है कर रहा था, लेकिन मुझे जो सहूलत डॉक्टर बशीर बद्र ने दी, उनकी शायरी ने दी, वो किसी और शायर ने नहीं दी, है ना। कभी यूं मिले कोई मसलहत, कोई खौफ दिल में ज़रा ना हो, मुझे अपनी कोई खबर ना हो, तुझे अपना कोई पता ना हो, है ना। वो गज़ल वालों का उसलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे। तो ये वो अशार थे डॉक्टर साहब के जो जिसने हमें आसानी दी, इजहार करने की आसानी दी। और हम जब कभी अपने दोस्तों के लिए कोई लव लेटर ख़त लिख रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर अशार जो हैं वो डॉक्टर बशीर बद्र के होते थे। तो ये मुझे लगता है बड़ी दिलचस्प उर्दू के साथ साथ जो हमारी नशोनुमा थी वो ये थी। तो शायरी की तरफ बजाबता कब आने होने से? मैंने 9वीं जमात नहीं 10वीं जमात में शायद भुज में गुजरात में एक ज़लज़ला आया था, तो उस वक्त एक नज़्म लिखी थी। हमें नहीं मालूम था नज़्म का फॉर्मेट क्या होता है ईमानदारी से, और क्या क्या काफिया क्या है, रदीफ क्या है। हाँ, रदीफ की समझ थी कि हाँ दो चीज़ें आपस में उनकी तकरार हो रही है, मिलती जुलती हैं, तो वो शायरी वही है ना, जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो वही हिंदुस्तान की नफ्सियात में शामिल है। हाँ, तुकबंदी जो है, जाहिर है तुकबंदी जो है इब्तिदा है जी। तो हमने वो एक शेर कहा, दलदले की शक्ल में कहरे इलाही देखकर लोग सहमे से हुए हैं वो तबाही देखकर, सुनाया सर को। हाँ देखिए, इत्तेफाक से बहर में हो गया, बहर में, और बेहतरीन शेर। तो अच्छा, इसके अलावा कोई शेर बहर में नहीं था, ये हमें बाद में एहसास हुआ। तो वहाँ से इब्तिदा हुई, तो वहाँ से जो है, हाँ उसके बाद फिर सब खत्म हो गया था। फिर एक लड़की ने धोखा दिया ग्रेजुएशन में। अच्छा, धोखा क्या दिया कि उसने कभी इजहार पे इकरार तो नहीं किया था, लेकिन हमने उसे अपना एक ख्याली महबूब तस्वुर कर रखा था। एक तरफा मोहब्बत थी, ये एक तरफा दिल टूटा। तो फिर एक नज्म लिखी, नसरी नज्म लिखी, जाहिर है। और फिर मैं एमए कर रहा था, तो हमारी उस्ताद डॉक्टर इफ़त ज़रनी ने हमें पढ़ाया, जो मुशीर साहब की साहबजादी और ख़ुद एक बड़ा नाम है। तो उन्हें गज़ल हमने दी, मैम हमने ये गज़ल लिखी है। उस वक्त हमें रदीफ़ और काफ़िए की समझ आ गई थी। तो उसका मतलब था, ज़िंदगी तुझ पे भरोसा भी अगर होता है, मेरे कांधे पे तेरा चांद सा सर होता है। क्या? और एक मुसफ़ी का मिसरे पे गिरह लगाई थी, हो सके तुमसे तो तुम मुझ पे भरोसा कर लो, लोग कहते हैं मोहब्बत में असर होता है। क्या? तो ये था, सूखे पत्ते भी अलामत हैं बहारों की अनस, इनके गिरते ही नया फिर से शजर होता है। हाँ, पता नहीं, लेकिन वो उन्हें दिखाई, तो उन्होंने जो भी उन्हें उस वक्त करेक्शन करनी होगी वो हमें दी। फिर एक लंबी खला रही। ऑल इंडिया रेडियो में से मेरी वाबस्तगी 2007 में हुई, उर्दू सर्विस में बहैसियत अनाउंसर। तो यहाँ एक वक्त गुजारने के बाद ज़हीना सिद्दीकी साहिबा थी अनाउंसर, वो बहुत हौसला देती थी। मेरी डायरी को पढ़ के, तुम कहा करो, तुम बहुत अच्छा लिख सकते हो, तुम्हारा नाम मैं उर्दू अकादमी में दूंगी, नए पुराने चिराग में, खुद भी जाओ, वहाँ जाओ। फिर मेरी मुलाकात हुई इरफान आज़मी साहब से। इरफान साहब खुद एक ज़ाहिर है कि साहिब तर्ज शायर हैं। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, और उन्होंने अशार देख के उनकी इस्लाह भी की, उन्हें ठीक किया, और मुझ में ये यकीन दिलाया मुझे कि मैं शायरी कर सकता हूँ और अच्छी कर सकता हूँ। ये भी उन्होंने यकीन दिलाया, हालांकि मुझे आज तक यकीन नहीं हुआ। वो तो आपकी इंतज़ारी है शायद। वो ज़माने में एक शेर हमने कहा कि गज़ल के ताल्लुक़ से था, कोई जादू ना कोई माया है, मेरे सर पर गज़ल का साया है। तो ये शेर कहा, मुशायरों में पढ़ते थे, बहुत लोगों ने उसकी तारीफ़ की, तो और हिम्मत बड़ी जाहिर सी बात है। फिर इत्तेफाक से मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, स्कूल से निकल रहा था तो रास्ते में 2 मिसरे हुए, और वो मिसरे मुझे नहीं मालूम था कि बहर में या नहीं। और वो मिसरे हुए, वो लिखकर खूब शर्माया, हमारा नाम उर्दू में, मोहब्बत कर रही थी चोरी चोरी काम उर्दू में। तो मैंने फ़ौरन इरफान साहब को कॉल की, मैंने सर भी कुछ हुआ है, शेर हुआ है कोई, वो सुनिए। मैंने सुनाया, उन्होंने बहुत तारीफ़ की। मैंने सर कुछ कमी है इसके अंदर?
कुछ कम ज़्यादा करना है, बोले अनस कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुकम्मल है, मुकम्मल शेर है, और तुम्हें मालूम नहीं कि ये तुमने कितना बड़ा शेर कह दिया। बिल्कुल बात है। खैर मुझे नहीं मालूम था, और फिर वो शेर मैंने एक मुशायरे में सुनाया। वहाँ ज़ाहिर शायर मौजूद थे, मलिक जावेद और कुछ। इस्लामिक सेंटर में एक प्रोग्राम के दौरान मेरी मुलाकात मोइन शदाब साहब से हुई जी। अच्छा, मोइन शदाब साहब की निज़ामत का मैं ये कहूँ कि मैं उनका फ़ैन हूँ जी, ये कोई उसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। इंडिया कैसी बातें कर रहा है, पूरी दुनिया फ़ैन है मोइन शदाब की निज़ामत की, शख्सियत की, शायरी की। तो उन्होंने मुझे बुलाया, अरे भाई अनस साहब वो कोई शेर आपने कहा है, बड़ा जिक्र हो रहा है उनका, जावेद साहब कह रहे थे कुछ, क्या शेर कह दिया? अच्छा, मैं डर सा गया जी, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, क्या मामला है कि इतना बड़ा नाम जो है वो मुझसे आकर कह रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं मेरी। तो फिर वो मैंने शेर सुनाया, तो वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ चीज़ों को समझने का, रिदम को समझने का। फिर हमें समझ में आ गई कि हाँ बहर क्या है, उसकी बुनियाद क्या है। और तो मैं खुश नसीब महसूस करता हूँ अपने आप को कि इब्तिदा में मुझे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई। बाज़ाब्ता मतलब ये अनस भाई कब से ये शायरी शुरू हुआ? 2013-14 तकरीबन 6-7 साल हो गए बाज़ाब्ता। हाँ, मुझे एहसास है। पहली आपकी जो शेरी तख्लीक थी वो गज़ल की शक्ल में ही उम्मीद है, या नज़्म जो शाये हुई आपकी जो पहली तख्लीक थी, कहाँ है, कब शाये हुई? शायद तो कोई नहीं हुई। अरे मैं बहुत आलसी हूँ, सच बात तो ये है कि मुझसे बहुत साथी कहते हैं भेज दो, मैंने कहा भेज दूंगा, मैं फिर भूल जाता हूँ। या पहला मुशायरा आपने कहाँ पढ़ा हो? पहला मुशायरा बहुत दिलचस्प है जी। वो गालिब एकेडमी में हमारे एक बहुत अजीज़ हैं सलीम दहलवी साहब, पार्लियामेंट में सर्विस करते हैं, वो मुशायरे कराते हैं। तो गालिब एकेडमी ये प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि अनस तुम भी पढ़ देना। तो होता है ना लड़कों से कह देते हैं कि हाँ तुम भी शुरुआत में तुम पढ़ देना। उन्होंने नाज़िम मुशायरा फ़ारूक अरगली साहब से जो है कहा कि पढ़ेंगे। तो मैंने वहाँ जाकर एक गज़ल पढ़ी। ये पूरा इरफान साहब और इनसे मुलाकात का दौर है, इससे पहले की बात है, इससे पहले की बात है। हाँ, तो वहाँ पर एक गज़ल पढ़ी कि उसका एक शेर था कि कफ़स से उड़कर भी वो उसके आसपास रहा, कफ़स से उड़ के भी वो उसके आसपास रहा, उसे भी इल्म था मेरी बेनवाई का। तो और बाकी शेर थे ज़ाहिर बहर में नहीं थे। तो मुझे आज तक याद है सफ़ीर के फ़ारूक साहब ने सलीम भाई से कहा था तुम किस किस को मौका दे देते हो, किसी को भी खड़ा कर देते हो, ऐसे कुछ इस तरह की बातें करी थी। वो बहुत तकलीफ पहुंची उससे, और मैंने किया जैसी भी था क्या मतलब, तो एक गुस्सा सा पैदा हुआ मिजाज में कि इन्हें कभी तो जवाब देना है, इस चीज़ का जवाब तो दूंगा, कभी तो देना है। तो पहला मुशायरा था, और आज मुझे खुशी कह लो कि जब फ़ारूक अरगली साहब सर पे हाथ रख के मुझसे ये कहते हैं कि तुमसे बहुत उम्मीदें हैं मिज़ाह में, तो वो गुस्सा तो निकल ही गया, लेकिन उस शख्सियत के तई मेरी मोहब्बत एहतराम जो है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो गया। आपकी मेहनत को भी ज़ाहिर करता है कि आपने वो किस तरीके से उसको पॉजिटिव लिया, एक तरीके से ये कहें शायद, लेकिन गुस्सा था मिजाज में, लेकिन वो गुस्सा पॉजिटिव निकालना है। हाँ, उसको ये नहीं कि शायरी नहीं छोड़, हाँ ये ध्यान में नहीं आया कि शायरी छोड़ देंगे, बोले दिखाएंगे या कुछ गलत तरीके से जवाब देंगे, बल्कि एक मुस्बत तरीके से उसका जवाब निकालेंगे, और वो मुस्बत उसका पहलू निकला। ये बड़ी चीज़ थी। तो पहला मुशायरा वो था। उसके बाद जब बाकायदा कुछ चीज़ें, कुछ गज़लें हो गई, तो खालिद आज़मी साहब हैं दूरदर्शन में जी, वो मुशायरा कराते थे। हमारे दोस्त उमर सैफ हैं, लखनऊ में इस वक्त मुक़ीम हैं, रेडियो के साथ ही थे हमारे, उन्होंने, और मुबीन भाई हैं रेडियो में पैक्स हैं, उन्होंने नाम दिया कि लड़का ये पढ़ेगा। तो मैं बहुत पीछे बैठा हुआ था और इसमें था कि आज मुझे मुशायरा पढ़ना है, पब्लिक के सामने जाके पढ़ना है। तो वहाँ से इब्तिदा हुई मुशायरों की। तो इब्तिदा में जो आपकी शायरी, जैसे जितने अशार आपने सुनाए संजीदा थे, तकरीबन संजीदा अशार थे, मज़ाहिया शायरी की तरफ कैसे रुख? मुझे लगा कि जब संजीदा शायरी से मैं अपना काम निकाल चुका तो मुझे लगा काफ़ी है कि अब लोगों को हंसाना चाहिए। एक वजह तो ये थी, दूसरी वजह ये थी कि
संजीदा शायरी में जो शायरी मुझ तक पहुंच रही थी वो मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाती थी ये सब रिपीट हो रहा है जी। वही ख्याल हैं, वही मज़ामीन हैं और उनको बांधने का तरीका भी वही है। कुछ लहजे जाहिर है कि अब बहुत अच्छे हैं हमारे सामने, लेकिन मेरे जहन में एक ये ख्याल था कि सब, और मैं बहुत एफर्ट भी दे लूँगा तो शायद मैं गज़ल में वो मकाम कह लो या कुछ नया नहीं कर पाऊँगा। दूसरी बात कि मुझे स्टेज पर रहना बहुत पसंद था कॉलेज ज़माने से ही। मुझे माइक से बड़ी मोहब्बत थी, आज भी बहुत मोहब्बत है, मैं महबूब मानता हूँ माइक को अपना। तो यानी गज़ल कह कर ना मुझे लोगों से कहना पड़ेगा मुशायरों के लिए, मुझे वहाँ मुशायरा दिला दिया यार मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मिजाहिया शायरों के साथ ऐसा नहीं होता आमतौर पे, आप मजबूरी बन जाते हैं कभी कमी भी होती है, जाहिर है कम है तो और ज़्यादा आपकी डिमांड होती है कि यार हाँ मिजाहिया शायर रख लो एक, तो बस से बदतरीन भी होगा तो अनस तो है ही तो वो बुलाया जाएगा। तो मुझे अहमद अलवी साहब जो मिज़ा के शायर हैं, उन्होंने उनके बाद नश्तर अमरोही साहब ने बहुत इसमें हौसला दिया मिज़ाहिया शायरी के ताल्लुक़ से। और फिर मैंने जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं इरफान आज़मी साहब, जिनसे मैं आज भी सलाह लेता हूँ, उनसे मशवरा किया। उन्होंने कहा अच्छा कदम अगर तुम्हें लगता है तो तुम कहो। तो वाइज ने मुझसे रात ये बाजार में कहा है मुर्तकिब सज़ा के किधर देखते हैं आप। मैंने कहा गुनाह में दोनों शरीक हैं, अपनी नज़र वहीं है जिधर देखते हैं आप। तो यहाँ से जो है मज़ाहिया शायरी की इब्तिदा हुई। अनस भाई जैसा कि मज़ाहिया शायरी की तरफ आए, तो मज़ाहिया शायरी के बारे में जो एक तस्वुर बना हुआ है कि बहुत आसान लोग समझते हैं, हालांकि इससे मुश्किल फ़न कोई नहीं है। और संजीदा शायरी के मुकाबले में हद दर्जा मुश्किल फ़न है। संजीदा शायरी में कोई भी बात जो आपने महसूस किया, जो जज्बा, हालांकि वो एक तरीके पर पेश होता है लेकिन हूबहू पेश कर देना है, उसमें आपको वो दर्द दिखा देना है। लेकिन मज़ाहिया शायरी में उस दर्द को इस शगुफ्तगी के साथ पेश करना है कि उसकी हकीकत भी बरकरार रहे और एक शगुफ्ता पहलू भी निकल जाए, उससे एक मुस्बत पहलू निकले, दर्द के बावजूद आदमी मुस्कुरा दे। और मज़ाहिया शायरी की बुनियाद दरअसल संजीदगी पर ही है। अगर संजीदगी नहीं है तो बग़ैर संजीदगी के मज़ाहिया शायरी का वजूद नहीं हो सकता। तो आप जब इस तरफ आए, इसकी मुश्किलात के बारे में आपका क्या ख़्याल है, या इस मज़ाहिया शायरी के ताल्लुक़ से आपका? सफ़ीर, सबसे पहले तो मेरा ख़्याल ये है कि शायरी अपने आप में एक बड़ा मुश्किल अमल है। बिल्कुल। मिसरों को नज़्म कर लेना जो है, ज़ाहिर है वो सिर्फ शायरी नहीं होती। मेरा ख़्याल तो ये है कि जब वो एक ताकत जिसे हम ईश्वर अल्लाह खुदा के नाम से जानते हैं, जब तक वो राज़ी नहीं होता जी तो मिसरा नहीं हो पाता। हम लाख कोशिश कर लें, शायरी इल्हाम है कहा जाता है। तो जाहिर है कि वो एक बड़ा मुश्किल अमल है। जी वो तो है। लेकिन उसके साथ साथ फिर जब हम मिज़ाहिया शायरी की बात करें कि काम तसव्वुर यह है कि लोगों को हंसा देना मिज़ाहिया शायरी है, जी मुझे ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो सिर्फ हंसाना नहीं है बल्कि एक बहुत संजीदा अमल है। संजीदा अमल है, यानी हमारी ज़िंदगी में जो एक हमारे एहसासात की दुनिया है, हमारे जज्बात की दुनिया है, उसमें हम हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, बहुत ज़्यादा संजीदा भी हो जाते हैं। तो ये साथ साथ हमारी ज़िंदगी के अमल चलते हैं। तो जितनी मुश्किल संजीदगी होती है उतना ही मुश्किल जो है मिज़ाह का अमल है, हंसने हंसाने का अमल है, ज़्यादा मुश्किल। हाँ, और ख़ासकर उस वक्त जब आप बस से बदतरीन दौर से गुजर रहे हों अपनी ज़िंदगी, उस वक्त हंस देना जो है। आप मिर्ज़ा गालिब को देखें जी, उनके यहाँ जो मिज़ाह है, मुझे गालिब से बहुत तक़वीत मिलती है। मिर्ज़ा गालिब से, गालिब का कमाल ये है कि आप उनके गम में उनके शरीके गम नहीं होते। मीर के साथ तो आप रोने लगते हैं, है ना, आप भी उस दीवार के साये के तले बैठ जाते हैं जहाँ मीर बैठे हैं, उनके साथ रोते हैं। लेकिन गालिब का जो गम है वो आपको हंसाता है। बड़ी दिलचस्प चीज़ है ना, एक शायर, एक इंसान रो रहा है और आप जो है एक ऐसी शगुफ्तगी आपके चेहरे पर आती है आपको हिम्मत देता है, मोटिवेट करता है। गालिब का गम भी, और जो उनके यहाँ मिज़ाह के पहलू हैं गालिब के, उनकी शख्सियत में भी, उनकी शायरी में भी, खासकर उनके यहाँ जो सितम ज़रीफ़ी का जो पहलू है वो कमाल है। कमाल का।
और जो सिया ज़राफ़त है, जी। खुद पर हंसने का, खुद पर मुस्कुराने का, जी। है ना, थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, है ना। देखने तो हम भी गए। ये गालिब है ना। तो इस तरह के पहलू गालिब के यहाँ बिल्कुल बहुत मिलते हैं। मुझे वहाँ से बहुत तक़वियत मिली कि हाँ। तो जब मैं संजीदा शायरी से मिज़ाहिया शायरी की तरफ आया तो मकसद तो मेरा यही था कि लोगों को हंसाना। फिर खुद से सवाल करता था कि क्या मैं हंसा सकता हूँ, क्या मैं हंसा पाऊँगा, और क्या सिर्फ मुझे हंसाना है। तो इस तरह के जो सवाल मेरे जहन में उभर रहे थे, जो मैं खुद से कर रहा था, उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया मेरी शायरी को एक नई शक्ल देने में शायद, या मैं दे पा रहा हूँ या आगे दे पाऊँ शायद। दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये कि मुझे अपनी शायरी से समाज में तब्दीली भी लाने की कोशिश करनी है। बिल्कुल। हालांकि मैं अब तक वो काम नहीं कर पाया, लेकिन मेरे जहन में है। इस पूरे अमल में शायरी के अगर तंज और मिज़ाह एक साथ नज़्म हो गया जी, तो समझ लीजिए कमाल है, आपकी मेहनत हासिल है, वही कामयाबी। और ये एक बड़ा मुश्किल अमल है, ये बहुत मुश्किल है वाकई। आप या तो तंज अपनी शायरी में ला सकते हैं, किसी पे तंज किया, या एक मिज़ाह का पहलू नज़्म कर लेते हैं जी। लेकिन अगर दोनों का इम्तिजाज हो गया तो फिर जो है आपकी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है, और वही कामयाबी है। तो अब वो कोशिश जारी है। पहले कतार थे, उसके बाद फिर नज़्म जो है उसकी मैंने कोशिश की। आप उस कोशिश में बहुत हद तक कामयाब भी हैं, वो दिखता है। आपके यहाँ तंज भी उसी तौर पर है और मज़ा भी है, वो आपकी कोशिश जारी है। देखिए, अच्छा एक चीज़ और भी है कि मैं बहुत ज़्यादा बांधता नहीं हूँ अपने आप को जी। मुझे जहाँ कहीं मिज़ाह नज़र आया उसे मैं बांधने की कोशिश करूँगा। हो सकता है किसी को पसंद ना आए, हो सकता है किसी को बहुत पसंद आए, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी है एक मिज़ाह निगार के तौर पे, समाज के जिस भी हिस्से में जो भी मिज़ाह का पहलू आपको नज़र आया है वो आपको बांधना है। बिल्कुल सिंपल। वाकई जो आप काम करते हैं वो सबके बस की बात नहीं है, और यही वजह है। हालांकि लोग ये समझते हैं कि मज़ाहिया शायर इसलिए कम है कि मज़ाहिया शायरी की कोई वक़्त नहीं है, लेकिन मज़ाहिया शायर इस वजह से कम है क्योंकि मज़ाहिया शायरी करना आसान काम नहीं है। मुझसे हमारे बहुत से साथी कहते थे, यार मिज़ाह नहीं, मज़ाहिया शायरी नहीं, तुम संजीदा शायरी करो, उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अच्छा, बहुत से अपने साथियों की जब संजीदा शायरी देखो तो हंसी आ जाती है। ये आप तो फिर क्या है? वो क्या है? आप शायरी के अलावा नस्र में देखें जी, हमारी यहाँ अलमिया ये है कि शायर तो बहुत मिल जाएंगे आपको। आज एक बड़ी तादाद जो है वो शायरी कर रही है, लेकिन नस्र लिखने वालों की तादाद जो है वो बहुत कम है। और फिर मिज़ाहिया नस्र वो तो और भी मुश्किल है। तो जो लोग हमारा वो भी जो लोग ये कहते हैं कि मिज़ाहिया शायरी या मज़ाहिया नस्र जो है वो बेमानी है, तो उसका मतलब ये है कि वो फितरत बुखारी को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो मुश्ताक अहमद यूसुफी जैसा बड़ा नाम जो इल्म नहीं है, जाहिर है उनको इल्म नहीं है। तो इसकी जो मुश्किलें हैं, और जितना मुश्किल और जितना अहम फ़नी है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि ये बेकार है, वही सबसे ज़्यादा इससे लुत्फ़ लेते हैं, इसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। एक साहब से मजाक में कहा, बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा तुम्हें लगता है कि मज़ाहिया शायरी जो है वो दूसरे दर्जे की होती है, दूसरे दर्जे की तख्लीक़ात होती हैं, तो मेरे बाद कलाम पढ़ लेना मुशायरे में। तुम्हें मालूम हो जाएगा तुम्हारी संजीदा शायरी कितनी अच्छी है। बिल्कुल। ये हालांकि ये तफरीक करना जो है कम इल्मी की ही निशानी है। का एक दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके मुस्बत और मुनफी ना हो और जिसके फ़वाइद ना हो। बिल्कुल। और सबका अपना अपना एक मकाम है। संजीदा शायरी की एक अलग हैसियत है, उसका एक अलग मकाम है। जो काम मज़ाहिया शायरी कर सकती है वो संजीदा शायरी कभी नहीं कर सकती, जाहिर। और जो संजीदा शायरी का काम है वो मज़ाहिया, जाहिर सी बात है। दोनों चीज़ों का एक अलग मकाम है और दोनों को उस नुक्ते नज़र से देखना चाहिए। अरे लोगों को आदत है चीज़ों को बांटने की, जी, तकसीम करने की, कैटेगराइज करने की, और उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे इंसानों से लेकर अदब तक हर जगह यही मामला, जात पात, ये कह सकते हैं कि अदब की असनाफ में भी जात पात का मसला आ गया है, उसे भी बांट देते हैं। दर्जे की सिन्फ है, ये ऊंचे दर्जे की सिन्फ है। और ये मुझे गज़ल पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी तमाम जो
हमारी असनाफ अदब हैं वो बेकार बेमानी है, उनकी अपनी हैसियत है, अपनी मानवियत है, खत्म उनकी अपनी हैसियत कहानी। है, नज़्म की बिल्कुल। अपनी उदास हैसियत हैं जो हसीन चेहरे, जी मैं उनको हंसना सिखा रहा हूँ। उदास हैं जो हसीन चेहरे, मैं उनको हंसना सिखा रहा हूँ। मैं जब मरूंगा मेरे कफन से भी फूल निकलेंगे, देख लेना। ये मिजाहिया शेर तो नहीं है ना, संजीदा है, लेकिन ये है ना, एहसास। मेरा एक एहसास है। और ये मैं है। ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैं इसी शायरी के जरिए लोगों को हंसाऊंगा। लॉकडाउन का एक बड़ा दौर रहा, हम सब डिप्रेस थे, है ना, पैनिक था। उस दौर में मुझसे लोगों ने कहा कि तुम्हें अभी भी हंसी सूझ रही है। तो मैंने, मेरे बस का नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे कब्रिस्तान की और शमशान घाट की वीडियो वायरल करूं, उस पर लिखूं सब खत्म होने वाला है और पैनिक फैलाऊं। लिहाजा बेहतर यही है कि लोगों को उस दौर से निकालूं और मुस्कुराने का मौका दूं। अगर वो कामयाब है ना, हमारी कामयाबी है। और किसे अपना महबूब मुस्कुराता हुआ अच्छा नहीं लगता। हमें तो कोई नहीं चाहता मतलब कि बड़ा खड़ूस महबूब हो, नई नवीली दुल्हन भी आके लाए हैं हम, और वो नकाब के अंदर पर्दे में यूं बैठी हो, मुंह बनाकर टेढ़ा मेढ़ा डरावना सा मुंह बना के बैठ रही हो। यानी आप दुल्हन का नकाब हटाएं और वो आपको डांटना शुरू कर दे, संजीदा हो जाए आपको तो मूड ही खराब हो जाएगा। यार अरस भाई, मौजूदा वक्त में जो मज़ाहिया शायरी हो रही है, या आपके हमअस्र जो शोरा हैं मज़ाहिया, उनके बारे में, या मज़ाहिया शायरी का जी ये जो दौर है, जिस तरीके से इसको बढ़ता जा रहा है, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन या तो कामयाब नहीं हैं, या कुछ लोग हैं तो उन पर अलग तरह के मसाइल हैं। तो इस मौजूदा दौर जो है मज़ाहिया शायरी का, इस ताल्लुक से आप? एक तो मुझे अपने हमअस्र में कोई नज़र नहीं आता जी, ईमानदारी से। मुझे अफसोस होता है, मज़ाक का मैदान खाली, बुरी तरीके से खाली। मुझे अफसोस होता है सफ़ीर, मुझे तकलीफ होती है जब मैं ये देखता हूँ कि लोग मिज़ाह में नहीं कह रहे हैं। जी बिल्कुल। कामयाबी सबको चाहिए, सब स्टेज पे जाकर अपनी बादशाहत कायम करना चाहते हैं जी, लेकिन मिज़ाह में कहने को तैयार नहीं है कोई। एक खाम ख्याल ये भी है कि जिस पे अभी हमने बात की कि शायद मिज़ाहिया शायरी जो है दूसरे दर्जे की शायरी है, आसपास कोई नज़र नहीं आता। मिज़ाहिया शायरी में होना चाहिए, कहना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कुछ लोग कोशिश करते हैं उसके बाद पीछे हट जाते हैं, ऐसे बहुत से नाम हैं। कोशिश की, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो कोशिश जो है वो पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश है। वो जब हमें एक और दो मुशायरों में या तीन मुशायरों में कामयाबी उस तरह से हासिल नहीं हो पाती, तो हमारे साथी हमसे कहना शुरू कर देते हैं कि यार तुम कहाँ किस जगह चले गए, तुम संजीदा शायरी करो, तुम संजीदा शायरी अच्छी करते हो। तो जो थोड़े बहुत इम्कानात रोशन हो रहे होते हैं मिज़ाहिया शायरी के, वो भी दब जाते हैं, पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं। तो इंसान वापस संजीदा शायरी में आ जाता है। लेकिन मुझसे पहले जिन लोगों ने मुझे मुतासिर किया, ज़ाहिर है सागर ख़यामी एक बड़ा नाम है, उनकी ज़बान के ताल्लुक़ से भी हम बात कर सकते हैं। और जिन्हें लगता है ना मिज़ाहिया शायरी में मिज़ाहिया शायरी नहीं करते, तो उन्हें दिखाई जाए दिलावर फिगार की शायरी, सागर ख़यामी की शायरी, अकबर इलाहाबादी की शायरी। अब उसके बाद मैं मुतासिर किन लोगों से हुआ, मैं सागर ख़यामी से मुतासिर हुआ। उसके बाद एजाज पॉपुलर मेरठी साहब जो हैं, उनका जो अंदाज था पढ़ने का, उनकी बहुत मिमिक्री की कॉलेज ज़माने में। सागर ख़यामी की बहुत मिमिक्री की मैंने कॉलेज में अपने ज़माने में, उनको सुना, महसूस किया। फिर दिलावर फिगार को देखा, उन्हें पढ़ा। अच्छा भाई, आप मुशायरों में भी शरीक होते रहते हैं बाज़ाब्ता बाकायदगी के साथ, और मज़ाहिया शायर हैं, तो मज़ाहिया शायर के ताल्लुक से हम पहले भी बात कर रहे हैं कि एक आम तस्वुर है कि दूसरे दर्जे की शायरी समझा जा रहा है। मुशायरों में जो शोरा आते हैं बड़े, आप उनके दरमियान पढ़ते हैं, मज़ाहिया शायरों के साथ उनका क्या रवैया होता है, वो किस तौर पर, या मुशायरों में क्या माहौल है, वहाँ पर मज़ाहिया शायर को किस तरीके से? हर तरह के लोग हैं, हर तरह के शायर हैं। देखिए, जैसा आप कह रहे हैं वैसा आपके साथ लोगों का रवैया होगा। सच बात तो ये है। यानी अगर आप अच्छा मिज़ाह तख्लीक कर रहे हैं तो लोगों का रवैया भी, यानी संजीदा मिज़ाह तख्लीक कर रहे हैं तो आपके जो साथी हैं, जो आपसे स्टेज शेयर कर रहे हैं, वो आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे। आप हल्का मिज़ाह तख्लीक करेंगे तो शायद लोगों का जो रवैया है शायरों का वो उस तरह से होगा। तो लेकिन मुझे अब तक कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मेरे स्टेज पर बैठे हुए। के साथ क्या मामला रहता है मज़ाहिया शायरों का? अच्छी, क्योंकि आसानी रहती है। आसानी रहती है बहुत ज़्यादा।
वादों तो ये भी होता होगा, मुझे एहसास है कि जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते वो भी आपको बुलाना चाहते हैं कि इन्हें बुला लो। अनस फहमी जो है कम से कम ये बीच में एक जायका जो है मुशायरे का बदलेंगे वो। और एक बड़ा तबका वो है जो परफॉर्मर चाहता है स्टेज पर, अच्छी गजल कहने वाला जी अगर परफॉर्म नहीं कर सकता तो परफॉर्म नहीं कर सकता तो मुशायरे को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट है मुशायरा, हम सब जानते हैं। तो अब मैं ये कहूँ कि मैं बहुत अच्छी शायरी कर रहा हूँ लेकिन मैं परफॉर्म नहीं करूँगा साहब, तो जाहिर है कि आपको मुशायरा तो नहीं लेगा आपको, इस वक्त है ना, इस वक्त का मुशायरा तो नहीं लेगा। और अच्छा मैं ये कहता हूँ कि मैं ये चेंज शायद न ला सकूँ कि मुशायरे को तब्दील करने का, लेकिन मैं खुद को थोड़ा सा बदल सकता हूँ जी। तो मैं अच्छी शायरी अगर मैं कर पा रहा हूँ या काश मैं कर पाऊँ अच्छी शायरी, तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा बहुत जायका परफॉर्मिंग आर्ट का जायज़ इंसान को मुझे डालना चाहिए, अपने तौर से शुरू करना होता है तो डालना चाहिए। बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, मुशायरे में कामयाब नहीं हुए। मुशायरा कामयाबी की, आपकी तख्लीक की कामयाबी की ज़मानत नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, मुझ जैसा एक कम पढ़ा लिखा शायर कुछ परफॉर्म भी कर पा रहा है और लोग आंखें चला के मुंह हिलाता हुआ देख के हाँ यार ये हंसा सकता है, तो आप कहीं ना कहीं कोशिश तो कर रहे हैं ना फेक लोगों के मुकाबले में। अगर आप ऐसा कर रहे हैं थोड़ा बहुत 19-20। एक चीज़ और है मेरा, हालांकि मैंने अभी कहा कि एक हल्का मिजाज और संजीदा मिजाज की दुनिया बड़ी अलग है जी। नसीब मिजाज की जो हमारे एहसासात और जज्बात की दुनिया है बड़ी मुख्तलिफ है, और हर शख्स के लिए मिजाज का तसव्वुर जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे शमसुर रहमान फारूकी साहब का कुल्लियाती चिरकीन, दीवानी चिरकीन में उनका दिबाचा गालिबन वो पढ़ रहा था मैं, तो उसमें उन्होंने वल्गैरिटी को डिफाइन किया है जी। फहाशी क्या है, तो उसमें मुझे ये याद है कि साहब माहिर नफ्सियात के पास आए और आके कहते हैं कि मुझे हर चीज़ में जिन्स नज़र आता है, औरत नज़र आती है, मेरा जहन वहाँ से नहीं हट पाता। तो माहिर नफ्सियात ने कुछ तस्वीरें बनानी शुरू करी कागज़ पर, गोल बनाई, चकोर बनाई, तो वो साहब हर उस तस्वीर को औरत से ही रिलेट करते थे, औरत के जिस्म से रिलेट करते थे। तो माहिर नफ्सियात ने कहा कि वाकई आपके जहन में तो जिन्स जो है वो पूरी तरह भरा हुआ है। तो वो पलट के कहते हैं कि साहब कमाल कर रहे हैं, तस्वीरें आप गलत बना रहे हैं, क्या मुझसे रहे हैं कि मेरा जहन ख़राब है। तो ये जो मिज़ाह का एक मयार है, स्टैंडर्ड है, वो हर इलाके में, हर खित्ते में, हर कम्युनिटी में अलग अलग होता है, हर तबके के हिसाब से अलग होता है। मैं अमेरिका जाऊंगा तो वहाँ जाहिर है वो न्यूडिटी हो या मिज़ाह हो उसका तसव्वुर बिल्कुल अलग है, दिल्ली में अलग है, यूपी में पढ़ रहा हूँ मैं अलग है, किसी कस्बे में पढ़ रहा हूँ अलग है, किसी गाँव में कलाम पढ़ रहा हूँ तो बिल्कुल अलग है ना। मुशायरे के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है कि ये क्या किरदार अदा कर रहे हैं समाज में, या अदबी तौर पर या समाजी तौर पर क्या किरदार है मुशायरों का? देखिए, उर्दू को लोगों तक पहुंचाने के आपको कितने ज़राए लगते हैं इस वक्त? आप पिछले 50-60 साल का सफ़र देखें, उर्दू ज़बान का जो मास से ताल्लुक़ है ना, अवाम के बड़े तबके तक, बड़े हिस्से तक जो हमारी ज़बान पहुंच रही है उसके ज़रिए कौन कौन से आपको नज़र आ जाएगा कि मुशायरों का क्या किरदार है उर्दू ज़बान की नशो नुमा में, उसकी तरक्की में या उसको ज़िंदा रखने में। एक तरफ तो हमें मदारिस इस्लामिया नज़र आते हैं, उनका जो भी करिकुलम है, जो भी सिलेबस है, वो हम जानते हैं कि उसका जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो उर्दू है, उर्दू मीडियम से पढ़ाए जाते हैं। दूसरी तरफ वो तबका जो ज़ाहिर है जिनका ताल्लुक़ मदारिस से नहीं है, और सरकारी सतह पर उर्दू ज़बान के जो हालात हैं वो भी आपको नज़र आते हैं। कुछ जगह बहुत बदतरीन हैं, कुछ जगह अच्छे हैं, कुछ जगह बेहतर भी हैं। अलग अलग हुकूमतें हैं, अलग अलग रवैये हैं ज़बान को लेके। मुशायरा
लोगों तक पहुंचने का, न सिर्फ पहुंचने का, दिल में उतर जाने का उनके सबसे आसान और एक बड़ा जरिया। आप ये शिकायत तो कर सकते हैं मुशायरों से कि हाँ अब वो मयार वो नहीं रहा, सतही शायरी होने लगी, देही मुशायरों में तो ये होने लगा, इस तरह की चीज़ें होने लगी, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है, लेकिन उस मीडियम से तो इनकार नहीं कर सकते ना आप ये कोशिश तो कर सकते हैं कि हाँ उसको बेहतर बनाएं, है ना, लोगों तक अच्छा अदब पहुँचाएं। लेकिन मीडियम की अहमियत तो है, मीडियम की अहमियत तो है। दूसरा, अदब कैसा भी पहुंच रहा हो, एक और सवाल इसमें, एक पहलू और भी है, बस से बदतरीन अदब भी पहुंच रहा है, लेकिन पहुंच तो ज़बान की शक्ल में रहा है ना, ज़बान तो लोगों तक पहुंच रही है। उर्दू का नाम तो बाकी है, ये तो वो दौर, एक दौर तो वो भी था कि उर्दू का नाम लेना मुश्किल था। आज हालात हमें बहुत साजगार नज़र नहीं आ रहा है अपने आसपास, लेकिन मुशायरों के ज़रिए उर्दू तो पहुंच रही है, उर्दू का नाम तो पहुंच रहा है ना, तो ये एक बड़ा योगदान है, एक बड़ा किरदार है। आप खुद कराइए, जो लोग मुशायरों को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनसे पूछिए आपने कितने कराए मुशायरे, और आप इसको सुधारने की इब्तिदा करें। और सुधार ऐसा नहीं होगा कि एक मुशायरे में हमने सारे जो हैं एक ही ट्रैक के, एक ही ट्रेंड के शायर जो है लगा दिए और फिर हम ये कहें उससे रेस्पॉन्स आया। हमें 19-20 तवाजुन, हाँ, एक शायर इस नौयत का हो, एक इस तरह का हो, इस तरह का हो, अदब पहुँचे। मुझे बताइए कि कौन है जो डॉक्टर बशीर बदर की नज़में गज़लें, उनका कलाम नहीं सुनता। आज भी यूट्यूब पर बड़ी फॉलोइंग है, आज भी बेकल उत्साही को सुना जाता है, आज भी जो बड़े नाम हमारी शायरी के हैं उनको सुना जाता है, कलीम आजिज़ वगैरह को सुना जाता है। तो ये कहना कि सब खत्म हो गया, उम्मीद बाकी नहीं रही, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। आप अपनी शायरी को, आपकी मज़ाहिया शायरी जो है उसको किस तौर पर देखते हैं, और किन मौज़ूआत के तहत आप उनको, या किन मौज़ूआत को लेकर आप चलते हैं? सफ़ीर, ईमानदारी से अगर कहूँ तो एक तो मुझे ये लगता है कि सफ़ीर ने मुझे बहुत पहले बुला लिया। ऐसी बल्कि देर हो गई हमसे। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ बाकी है। अभी बिल्कुल शायरी जो है इब्तिदाई मराहिल तय कर रही है, तो अभी इब्तिदा है, जहन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहना है। और मैं आम तौर पे ये सुनता रहा कि सब कुछ कहा जा चुका है, अब कुछ बाकी नहीं रहा कहने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कहा जा चुका और बहुत कुछ अभी बाकी है। बिल्कुल, है ना। और वक्त के साथ नए मसाइल जैसे पैदा हो रहे हैं, मसाइल आ रहे हैं, नए मफाहिम भी आते हैं, उसके साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं, अलामतें बदल रही हैं, हमारे आसपास की ज़िंदगी, हमारे रहन सहन का तरीक़ा बदल रहा है। पिछले 10 सालों में हमने हमारी लफ्ज़ियात जो है उसमें से बहुत से लफ्ज़ गायब हो चुके हैं, बहुत सी अलामतें, बहुत सी जो इस्तिलाहें हैं अब वो इस्तेमाल नहीं होती। हम जो ज़िंदगी थी 10 साल पहले हमारी, अब वो नहीं है, तो तब्दीली तो आ रही है। फ़लसफ़ा भी अपने आप को दोहराता है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये शेर तो क्या कहते हैं बहुत पहले कहा जा चुका है ना, हमें अमीर खुसरो के मिलता है ये मफ़हूम, तो मफ़हूम तो दोहराया जाएगा। फ़लसफ़ा, फ़िलॉसफ़ी में कहा जाता है ना, फ़लसफ़ा अपने आप को रिपीट करता है, दोहराता है, लेकिन उस फ़लसफ़े के साथ आपने क्या ट्रीटमेंट किया, आपका क्या योगदान है आपका उस ख्याल को लोगों तक पहुंचाने में, क्या आपका डिक्शन और आपका अंदाज वही है जो 1000 साल पहले था, तो शायद आप कामयाब मुझे लगता है नहीं हो पाए। आपकी इनफरादियत ज़रूरी है। आपकी इनफरादियत ज़ाहिर है कि एक तो ख्याल को किस तरह से लेके आ रहे हैं ख्याल की सतह पे, दूसरा उस ख्याल को किस तरह से बढ़ता है, आपका डिक्शन क्या है, आपको क्या ये समझ है कि इस ख्याल को बरतने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए मैंने वो अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहा है। जैसे एक मिसाल है, एक शेर मैंने कहा, दराज जुल्फ़ें गुदास्ती ना दबीज़ बाहें ख्याल चेहरा। अब एक पैकर को एक तहरीरी एक शेर के कालिब में ढालने के लिए किसी ने कहा यार जूड़ा भी लेकर आओ। जूड़ा लफ्ज़ तो अच्छा है भाई, अच्छा लगता है ना, जूड़ा बंधा हुआ, लेकिन
इस शेर में नहीं, मैं ले भी आऊं, है ना, लेकिन मजा ही नहीं दे रहा। वो यहाँ नहीं तो बैठे। हाँ, बैठेगे नहीं। ये जो समझ है, ये आपकी इनफरादियत को किसी ना किसी शक्ल में दिखाती है। तो आपको पता हो कि आपने किस तरह से कहा है, तो जाहिर है कि मिज़ाह के मामले में भी ये मिज़ाह का स्कोप और खुल जाता है। जी जैसा आपने कहा कि बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, जी, हम वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कभी नहीं किया। चीज़ें बदल रही हैं, आपकी ज़िंदगी में मेट्रो का दाखिल है, आपकी खाने बदल गए हैं, है ना, तरीके बदल गए हैं, कम्युनिकेशन का तरीका बदल गया है, और रोज़ बदल रहे हैं, रोज़ बदल रहे हैं। लोगों का बात करने का तरीका भी दिन ब दिन बदल रहा है, सिमिलर होता जा रहा है बहुत सी जगहों पर, तो सोशल मीडिया की या टेलीविज़न की वजह से। और समाज बदल रहा है बहुत ज़्यादा, सियासी तब्दीलियाँ भी आ रही हैं, समाजी तब्दीलियाँ भी आ रही हैं। तो ये कहना कि मौज़ूआत नहीं है, मैं हालांकि नहीं कह पा रहा हूँ अभी, शायद अभी तक नहीं कह पाया, मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन स्कोप है बहुत ज़्यादा। मुझे मालूम है बहुत सी दुनिया है। एक नज़्म मैंने कही लेस्बियन रिलेशनशिप के ऊपर। अब किसी ने कहा कि यार लेस्बियन रिलेशनशिप, मैंने क्या, हाँ मसला है, हाँ, मैंने क्या, तुम्हारी मुमकिन है कि तुम्हारी ज़िंदगी में उसका कोई अस्तित्व ना हो, कोई वजूद ना हो, लेकिन समाज में उसका वजूद है, और ये चीज़ें ढकी हुई थी, अब सामने आ रही है ना। अगर ये सामने आ रही हैं तो हमारे समाज का हिस्सा है। मैं नहीं जानता, मैं ये बात नहीं करना चाहता कि लेस्बियन रिलेशनशिप के मैं फेवर में या अगेंस्ट बोलूं, सही है या गलत है, सही है गलत, मैं इस पे अपनी राय नहीं रख रहा हूँ। इस पर बात की जा सकती, की जानी चाहिए। तो मैंने नज़्म लिखी, हालांकि क्योंकि मैं थोड़ा चालाक भी हूँ, ये शायर को मुशायरे भी देखने पड़ते हैं ना जी। तो वो मैंने फेवर में नहीं लिखी, अगेंस्ट में लिखी। हाँ, क्योंकि मुझे मास से मुखातिब करना है। अच्छा, ये डर भी रहता है कि लोग आपको उस नज़रों से देखने लगते हैं कभी कभी कि यार ये बड़ी तारीफ करता है कि ये भी तो नहीं, ये हमारे मतलब का तो नहीं है शायद। तो मैंने फेवर में नहीं कही, अगेंस्ट कही। मैं उसके फेवर में बहुत सारी बातें कर सकता हूँ हालांकि। तो चीज़ें बदल रही हैं, नए मफाहिम आ रहे हैं, लोग अपना सेक्स चेंज करा रहे हैं। तसव्वुर बीच में आया कि बहुत सी लड़कियां लड़के बनना है, बहुत से लड़के लड़कियां बनना है, आप फैसला करते रहें वो सही है या गलत, वो लेकिन हमारे समाज का हिस्सा है, मौजू है, उसे हम उससे इनकार नहीं कर सकते। तो मेरा जहन तो वहाँ भी जाता है, लेकिन मैं उसमें मिज़ाह तलाश करूँगा। मैं संजीदा शायर नहीं हूँ। हाँ, तो मैं आपको वाज, है ना, हाँ, मैं नसीहत नहीं करने वाला, आपको वाज नहीं करने वाला आपके लिए कि आप ये करिए, ये गलत है, या आपने कुदरत की जो कारीगरी है उसमें दखल अंदाजी की है, ये गलत, मैं नहीं कहने वाला। मैं तो वहाँ पर भी मिज़ाह तलाश करूँगा, हर जगह मैं मिज़ाह तलाश करने की कोशिश करूँगा। तो आपने कहा कि मफ़हूम क्या क्या हैं, आपके मौज़ूआत क्या क्या हैं, आपके आसपास, मुझे जहाँ कहीं भी मिज़ाह नज़र आएगा, जिस भी नौइयत का नज़र आएगा, जो पहले मुझे हंसा दे, उसे मैं नज़्म करूँगा। उसके बाद देखूंगा कि ये लोगों को हंसा पा रहा है या नहीं पा रहा। पहले आपको हंसा दे तो जाहिर सी बात है लोगों को। हाँ, आपका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो मफ़हूम की कमी नहीं है बिल्कुल भी, मफ़हूम बहुत ज़्यादा है। ये कायनात के तमाम मौज़ूआत आपके मौज़ूद हैं और वाकई हैं, हम खुद पे हंस सकते हैं। मतलब ब्लैक ह्यूमर तो हम सब जानते हैं कि एक मुश्किल तरीन अमल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर तरफ डंका बजेगा बस तुम्हारे नाम का, भीड़ में इन शायरों की खुद को आगे पाओगे, रात बेगम कह रही थी चूम कर टकला मेरा, देख लेना अब तो तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। खैर अंश भाई और गुफ्तगू करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले थोड़े से कुछ आपकी ख़तात बीच में सुने नाज़रीन के लिए हमारे। मैं जो मुझे याद है जी, मेरे साथ मसला ये है कि मेरी दोनों मेमोरी जो है बड़ी कमज़ोर है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी और लॉन्ग टर्म। मेरे साथ भी ये मसला है। तो एक अभी हाल ही में हमारे यहाँ सैनिटाइज़र का जो चलन है वो बहुत आम हो गया है, ज़रूरत बन चुका है सैनिटाइज़र। तो उस पर लोग किस तरह से सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, वो 4 मिसरों में मैंने नज़्म करने की कोशिश की है। किस तरह उसने किया था यूज़ सैनिटाइज़र,
किस तरह उसने किया था यूज सैनिटाइजर, जो कभी मैं कर ना पाया उसने वो सचमुच किया। जो कभी मैं कर ना पाया उसने वो सचमुच किया। अपने घर तो डरते डरते पुछ किया बस एक बार, और मेरे घर जो आया उसने पुछ 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 किया। क्या कहने, और मेरे घर जो आया बिल्कुल हकीकत है। उसने पुछ 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 किया। क्या हमने कहा कि फूल से नाजुक है लब जनाब के, नाजुक लबी ने आपकी जीना मुहाल कर दिया। हमने कहा कि चूम ले हम भी लबों को आपके, हमने तो एक बात की उसने कमाल। हमने तो एक बात की उसने कमाल किया। नहीं, माशरे में नजर भी आती हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी दास्तानवी दुनिया में ले जा रहा हूँ। नहीं। आजकल मैं कमाल की बात कर रहा हूँ। आजकल बराबर आग लगी रहती है दोनों तरफ जो है ना। हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया। और क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मारकर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है। देख लो जो देखती हो ख्वाब शाहरुख खान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। बिल्कुल, ये उन लड़कियों का हकीकत है ये मामला। नहीं, यही होता है, लड़कियां बहुत ख्वाब देखती हैं मुझे शाहरुख मिलेगा, सलमान मिलेगा, लेकिन मिलता वही है ख्वाबों का शहजादा जो घर में ही होता है, आसपास रिलेशनशिप में होता है। नहीं, वो ख्वाबों का शहजादा शुरू में गधा दिखता है, उसके वो बदलता है, वो बदल जाता है। तो वही खाला का लियाकत, सलीम टिंडा, यूसुफ काना, इस तरह के किरदार जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। कदा और देखें कि पेड़ निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखें तो खुशी होती है। क्या कहने, उसके शौहर को जो देखें तो खुशी होती है। क्या लतीफ था उसके शौहर को जो देखें तो खुशी। बड़ी मतलब कॉलेज में जो लड़कियां नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती थी और उन्हें लगता था कि हमें भी लगता था कि इनको बड़ा खूबसूरत सा कोई शहजादा मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। जब आज उनकी जिंदगी देखो तो वाकई बड़ी खूबसूरत सी, एक तो खुद फूल जाती हैं, और एक नज़्म मेरी आने वाली है बहुत जल्दी, गोभी का फूल। अच्छा, तो इंतजार रहेगा। हाँ, वो इसी पर है कुल मिलाकर। मैं नज़्म सुनाऊं? जी बिल्कुल, जरूर। मैं लेस्बियन नज़्म सुनाता हूँ आपको जी, और अच्छी बुरी फैसला आप कीजिएगा, ये हमारे जो देखने नाजरीन हैं वो फैसला करेंगे। नज़्म मुलाहिजा हो। हुस्न वाले जब अनस रास्ता बदलने लग गए, हुस्न वाले जब अनस रास्ता बदलने लग गए, दिल में जो जज्बात थे वो हम मसलने लग गए। लड़कियां ही मर रही हैं लड़कियों पर आह अब, हम हंसी मर्दों की इनको है ना कोई चाह अब। हुस्ने यूसुफ में नजर आती नहीं इनको चमक, हर जुलेखा को यहाँ है बस जुलेखा की ललक। पैर अपने रख रही हैं एक ही पापोश में, पैर अपने रख रही हैं एक ही पापोश में, हुस्न बेपर्दा हुआ है हुस्न की आगोश में। पैर अपने रख रही हैं एक ही पापोश में, हुस्न बेपर्दा हुआ है हुस्न के आगोश में। बल्ब कोई इस तरह जो बल्ब से टकराएगा, एक चमक होगी अचानक और धुआं हो जाएगा। आज तो ये खुश बहुत हैं मर्द से जो दूर हैं, कुछ दिनों की है खुशी ये कुछ दिनों मशहूर हैं। आज तो इतरा रही हैं कल मगर पछताएंगी, अपनी महरूमी पे ये भी चीखेंगी चिल्लाएंगी, दर्द जो सीने में इनके है आया हो जाएगा, एक दिन इनको भी एहसासे जिया हो जाएगा। जब कभी औलाद की ख्वाहिश इन्हें तड़पाएगी, इन हसीनों की अनस घर वापसी हो जाएगी। क्या कहना हज़रत, ये खैर मज़ाहिया शायरी
और खासकर ह्यूमर लड़कियों को बड़ा पसंद आता है, ऐसा माना जाता है, और मज़ाहिया शायर भी बड़े पसंद आते हैं। और अल्लाह करे मुशायरों में ऐसे ही जाते हो। रहते हैं। नहीं, मुशायरों में जाते रहते हैं, तो कभी कोई दिलचस्प वाकया हुआ हो किसी आपके चाहने वाले की तरफ से या कुछ? नहीं, एक तो सफ़ीर ये कि लड़कियों को मिज़ाह तो पसंद आता है, मिज़ाहिए शायर पसंद नहीं आते मुझे लगता है। यानी कि वो उनसे हंस तो लेती हैं, खुश भी हो लेती हैं, लेकिन जो शादी वादी वाला मामला है वो संजीदा शायर से ही करती है। तो इसका बड़ा अफसोस रहता है हमें। शादी तक ना पहुंचे लेकिन मामले, लेकिन मुआशरे तक थोड़ा, लेकिन वो उससे भी मजाक समझती है। हम कहते हैं कि मतलब हम जान दे सकते हैं आपके लिए, वो संजीदा ही नहीं लेती। हाँ, मुझे लगता है ये मजाक कर रहा है, शायद कल बात से फिसल जाएगा, अपनी मुकर जाएगा बहुत ज़्यादा। मुशायरा पढ़ते वक्त एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। मैं इधर मुस्तफ़ाबाद में के एक मोहल्ले में मुशायरा था बहुत, और अवामी मुशायरे पढ़ने में एक हमेशा एक तरह का डर रहता है कि जो सुनने वाले हैं ऑडियंस, वो कब क्या कर दें, क्या उनका मिजाज बदल जाए। ऑडिटोरियम का जो क्राउड होता है वो जिसे कहते हैं कि उसमें ठहराव होता है एक तरह का, वो दाद दे देंगे, दाद नहीं देंगे, यही होगा हद से ज़्यादा। तो वहाँ मैंने ये कदा पढ़ा कि क्यों अकड़ती फिर रही हो मुझको ठोकर मार कर, एक दिन किस्मत पे अपनी जाने मन रोना ही है, देख लो जो देखती हो ख्वाब शाहरुख खान के, बाद में खाला के लड़के से लगन होना ही है। तो जितने भी लड़के खड़े हुए थे उन्होंने खाला का लड़का पकड़ लिया। अच्छा। और एक लड़का पीछे से मेरे पास आया, कलाम पढ़ते मुझे रोक के, भाई आपकी शादी खाला की लड़की से हुई है। तो मैं उन्हें देख के मुस्कुराता रहा, और वो बड़ी सीटियां बजा बजा कर जो है खाला के लड़के और मजा आता है। किसी लड़की ने शिकायत नहीं की इस बात पर कि आप ये हमारे ख्वाबों के शहजादों के साथ ये कर रहे हैं? लड़कियां बहुत करती हैं मुझसे, लड़कियां नाराज भी रहती हैं बहुत सी। एक नज्म है मेरी, पार्टीशन जी, उसमें मैंने ये साबित करने की कोशिश की है कि पार्टीशन के यूँ तो बहुत से नुकसान हुए हैं हम हिंदुस्तान वालों को, लेकिन एक बड़ा नुकसान जो है उस पर आज तक किसी की नज़र नहीं गई। वो नज़्म सुन लो जी। हाँ, और उसमें बहुत मैं आखिर में पढ़ता हूँ उस नज़्म को आमतौर पे, और पढ़ते ही भाग लेता हूँ कि मुझे मालूम है कि मुझ पे टमाटर वगैरह ना आए, लेकिन कुछ तो आ ही सकता है स्टेज पर। सुनाए नज़्म। काश पार्टीशन न होता अपने हिंदो पाक का, हम भी बोसा रोज लेते दोस्तों उस खाक का। क्या मिला है ये बताए कोई सरहद खींच कर, थक चुका है हर बशर नफरत की खेती सींच कर। हर कोई अब चाहता है अमन हिंदो पाक में, फूल उल्फत के खिले अब हर दिले गमनाक में। आइए सबको बताऊं दर्द उस तकसीम का, मुद्दतों से सह रहा हूँ दर्द उस तरमीम का। वैसे तो दोनों तरफ ही जिंदगी गुलजार है, ये दिले नाजुक मेरा पर क्या करूं बेदार है। सूख जाते हैं शजर जब पास में पानी ना हो, एक हसीना हिंद में ऐसी नहीं सानी ना हो। खून जलता है मेरा जब झांकता हूँ पाक में, कौन आखिर कर रहा है फैसले अफलाक में। खून जलता है मेरा जब झांकता हूँ पाक में, कौन आखिर कर रहा है फैसले अफलाक में। पार्टीशन का अनस नुकसान मुझसे पूछिए, बढ़ गया जो दोस्तों सामान मुझसे पूछिए। फूल जैसी लड़कियां सब जा बसी हैं विस तरफ, मोटी मोटी औरतें सब रह गई हैं इस तरफ। बहुत नाराज होती हैं। एक बार तो एक नशीद में बुलाया, कुछ खवातीन ने कहा कि यहाँ मोटी मोटी रह गई हैं। मैंने बाजी मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये जो बहुत मोटी मोटी है उनकी बात कर रहा। लेकिन आपके जो मुआशके रहे फिर हाँ जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। तो शादी के बाद तो और मुश्किल हो जाते हैं ना आपको बीवी को बिना बताए करने, और फिर उसके बाद फिर मज़ाहिया शायर होने पे और मुश्किल है। तो फिर उन्हें कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? वो बड़े राज की बातें हैं कुछ। मतलब मज़ाहिया शायरी उसमें काम आती है या नुकसान पहुंचाती है आपकी? मज़ाहिया शायरी का इस्तेमाल नहीं करता उसमें मैं।
उन्हें मैं पहले से है ना दाना डाला जाता है तो मैं संजीदा शायरी के जो खूबसूरत नमूने हैं जी जो भी मेरा इंतखाब है वो सामने रखता हूँ, उसके बाद मुतासिर होती हैं। तो सेंस ऑफ ह्यूमर तो ज़रूरी है ना, थोड़ा जी, बहुत लड़कियों को बिल्कुल, अच्छा वो तो लगता है ज़रूरी जैसा है। आपने कहा, तो उसका इस्तेमाल करता हूँ और पड़ जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। या यूं कह लो सफ़ीर, मैं कुछ इस तरह की शायरी करता रहता हूँ जिससे जो माशके हैं वो ख़त्म ना हो। एक बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर फेसबुक पर हाँ, नज़र आई। वो आपने शेर भी कमाल का कहा है। हमारे मुआशरे में कुछ लोगों को हर चीज़ हर जगह वल्गैरिटी नज़र आ जाती है, फहाशी, उन्हें हुस्न नज़र ही नहीं आता। जी और गज़ल गो शायर या तख्लीक कार के लिए अगर हिस्से मिज़ा ज़रूरी है तो जो हुस्न का की हिस्स है, जो रोमांस है, उसका ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है। आप मत कीजिए हज़ार इश्क, लेकिन अपने जहन में, अपने तसव्वुर में रोमांस को ज़िंदा तो रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। दराज जुल्फ़ें, गुदास सीना, दबीज़ बाहें, ख़याल चेहरा। दराज जुल्फ़ें, गुदास सीना, दबीज़ बाहें, ख़याल चेहरा, तुम्हारे पैकर पे जाने जाना, ठहर गई है नज़र नजर हमारी। हमारी तुम्हारे पैकर पे जाने जाना, ठहर गई है नज़र हमारी। मुझे दो चीज़ें बहुत पसंद है, एक तो रोमांस और मिज़ा। बिल्कुल तो मैं चाहता हूँ कि मरते दम तक ये दो चीज़ें जो हैं, जारी हाँ, और रोमांस जारी और मिज़ा जो है वो बिल्कुल। जारी रहें, है ना। और इनके बिना ज़िंदगी और बेकार वैसे है। भी आपका ये शेर जो है रोमांस में बहुत काम आएगा, जाहिर, खतरनाक शेर। मेरे अपने भी काम आएगा। अस भाई, इस तरह आपने बताया कि आपकी शादी जो है लव मैरिज है। हाँ। आपकी जो महबूबा है उनसे शादी हुई, और उसके बावजूद शादी के बाद आपके मुआशके जारी हैं और आप अपने क़दात में उनका बर्मला इजहार भी करते हैं। बिल्कुल। तो कभी इसका ताज़ियाना भुगतना पड़ा है घर पर? नहीं, महबूबा क्या तो बेगम को तो ये एहसास हो गया कि इन्हें दूसरी नहीं मिलने वाली। तो ये मेरे लिए जीत थी एक तरह की। बेगम का ये एहसास होना बेगम को कि इन्हें अब दूसरी नहीं मिलेगी, मैं मिल गई, या मुझ जैसी खूबसूरत नहीं मिलेगी कोई। दूसरा, मुझे अपने एक 4 मिसरे याद आते हैं कि 100 में से पसंद आई थी बस एक ही मुझको, जी ये आँख मेरी दोस्तों इस बात पे नम है, उस एक को पाने की खुशी दिल में है, लेकिन बाकी के मुझे हाथ से जाने का भी गम है। तो मर्दों का ये गम तो आफाकी गम है। लेकिन कभी अगर आपके बेगम की गलतफहमी दूर हो गई कि उनके अलावा कोई और आपको नहीं मिल सकती, कोई ऐसा वाकया हो गया, तो उसके बाद नहीं, कई बार होता है सफ़र में, कोई बहुत खूबसूरत सी लड़की गुजरती है करीब से, मैं उधर देखता हूँ, जैसे बेगम कहती हैं आप क्या देख रहे थे, मैंने बेगम वो छोटे भाई के लिए ये लड़की अच्छी लगी मुझे। तो इस तरह की जो हमें जवाज हैं जी वो तैयार तैयार रखने रखने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो जैसे भी मजाक आप की शायर हैं मोहब्बत तो करें लेकिन आप पर शक ना करे कोई, ये होना चाहिए। मतलब अच्छा, आप सारी दुनिया को हंसा रहे हैं अनस भाई, तकरीबन तमाम लोगों को। अपनी बेगम को हंसाना कितना मुश्किल है और कितना आसान है? ये रोना ही आता है वहाँ तो। नहीं, मेरी बेगम हंसती हैं, बहुत ज़्यादा हंसती हैं, और मेरी शायरी बेगम मुझ पे ज़्यादा हंसती है। उनसे कई बार कहता भी हूँ कि भाई कभी कभी शायरी पे हंस लिया करो। जी और लेकिन एक एतराफ़ मैं ज़रूर करना चाहूँगा यहाँ पर जी कि जो भी मेरे ख़तरनाक क़तात हैं उन्हें पहले मैं बेगम को सुनाता हूँ। बेगम ने अगर हौ कर दिया तो फिर मैं उसे पोस्ट नहीं करता आराम से। बेगम ने अगर हौ नहीं करा, हंस दी मुस्कुरा दी, तो मैं पोस्ट कर देता हूँ कि आज में स्कोप है बहुत ज़्यादा। फिर उन्हें मैं अपने मखसूस दोस्तों को, उन्हें डॉक्टर नासिर अमरोही हैं, डॉक्टर खालिद मुबशिर साहब हैं, उनको इनबॉक्स कर देता हूँ। जी, डॉक्टर खालिद मुबशिर साहब का तो वो हाँ, मर्दों के हुकूक की एक अंजुमन भी है जिसके बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मुझे लगता है कि इस दौर में इस तरह की अंजुमन और इस तरह की तहरीक की बहुत ज़रूरत है, जो मर्दों के जो हुकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात करें। आप देखें ना, सभी खालिद मुबशिर साहब की जो तंजीम है जिसके वो सदर है, उसकी कुछ शराइत हैं, उन पर आप पूरे उतरे हैं। उसमें एक शर्त ये है कि जो शौहर हो वो कम से कम एक मरतबा बेलन खा चुका हो।
तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पिट चुका हूँ, बकायदा चप्पलों से पिट चुका हूँ, तो मुझे तो सदारत मिल जाएगी। खालिद बशीर साहब के पास जो सबसे बड़ा होगा वो फिर आपको दिया जाना चाहिए। देखिए ये वही जुल्म है जिनकी हम आमतौर पे बात करते हैं, बेलन से पिटना, फुगनी से पिटना, सलावातें जो बेगम सुनाती हैं, शक करना। भाई दुनिया की जो खवातीन के बाद सबसे खतरनाक वीपन होता है वो है शक। वो कभी भी कर सकती हैं आप पर, किसी पर भी कर सकती हैं वो शक जो है। हालांकि जहां उन्हें शक करना होता है वहां नहीं करती, और जहां कुछ नहीं होता वहां शक करने लगती है। तो हम तो एक मुसलसल तकलीफ में मुब्तला रहते हैं तमाम मर्द जो हैं, और उसी से आपका मिजाज पैदा हो रहा है। जाहिर है उसी से हम घर में संजीदा होते हैं तो बाहर मिजाज निकलता है, वो फूट के आता है। यार आनिस भाई, तो आखिर में बस यही आखिरी ये सवाल था कि मज़ाहिया शायरी के ताल्लुक से, इसके मुस्तकबिल के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है, या आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो लिखने वाले हैं, नए लिखने वाले हैं, उनको कि इस तरफ कोई आए या किस तरीके से इसकी तरफ? नाउम्मीद कभी नहीं होता जी। मैं बस से बदतरीन हालात में भी मेरी कोशिश रहती है कि जो पॉजिटिव पहलू हैं उन्हें उन पर नज़र रखी जाए, ना कि जो नाउम्मीदी की तरफ जा रहा है मुआशरा उसको मज़ीद नाउम्मीदी में जो है धकेला जाए, घसीटा जाए। ये मुझसे नहीं होता। अगर अल्लाह मुझसे तख्लीक करा रहा है तो मुझ जैसे हज़ारों से तख्लीक करा सकता है। बेशक। लोगों को तो ये लगता था कि गालिब के बाद भी शायरी नहीं होगी, दाग के बाद भी। अभी आप किसी से बात कर लें शायरी ख़त्म है। एक साहब इंटरव्यू ले रहे थे किसी साहब का, तो उन्होंने सवाल की इब्तिदा इस तरह की कि अब शायरी नजर नहीं आती, नौजवान शायरी करते हुए नजर नहीं आते। अजीब पहलू है जो चीज खत्म होने से पहले जबरदस्ती मार देते हैं। मतलब उर्दू अभी खत्म नहीं हुई, उर्दू खत्म हो रही है। कहाँ से पता नहीं कहाँ खत्म हो रही है, किस जगह खत्म हो रही है। हाँ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पे बात की जा सकती है, हमें काम करना है। हम इस तौर पर काम कर सकते हैं कि हम यहाँ कमी है, हम यहाँ, लेकिन आप खत्म नहीं होने से पहले आप खत्म कर दे रहे हैं। आप खत्म करने पे लगे हैं, नहीं। आप तसव्वुर कीजिए, एक शख्स जो है वो अपनी बातचीत इंटरव्यू की इब्तिदाई इस जुमले से कर रहा है कि अब शायरी नहीं हो रही है, और मिजाहिया शायरी के ताल्लुक से गो कि मुझे अपने आसपास कोई नज़र नहीं आता, लेकिन मैं नाउम्मीद तो नहीं हूँ बिल्कुल भी। आप देखें कि सोशल मीडिया पे सफ़ीर हमारे बहुत से संजीदा शायर हैं और भला की शायरी करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे इंसान हैं, लेकिन उनकी पोस्ट में हम सभी को एक जो ह्यूमर का पहलू है, मिजाज का पहलू, वो नज़र आता है, शगुफ्तगी नज़र आती है। तो कोई प्रॉपर अगर नहीं भी आ रहा तो आपकी शख्सियत में एक तो मिजाज रहना चाहिए, और ज़रूरी है। हाँ, और मैं तो बल्कि दावत देता हूँ कि साहब आप आएँ। इसमें अनस का तो नुकसान ही है ना। कंपटीशन बढ़ेगा तो कन्वीनर जो है अनस की जगह किसी और को बुला सकता है, और किसी के बावजूद। हाँ, आइए संजीदगी के साथ मिजाहिया शायरी में आए। आप हम लोग बहुत हंसते हुए नजर आते हैं ना, लेकिन जरूरी नहीं कि हर शख्स जो हंस रहा हो या हंसा रहा हो वो अंदर से भी उतना चुभता हो। जो जितना बड़ा मिजाज निगार संजीदा होता है वो उतना ही अंदर से टूटा हुआ रहता है, और उतना ही वो होता है। काश जिन लोगों को देखते हैं, काश मैं ये बता पाऊँ सफ़ीर को कि मैं किस हद तक संजीदा हूँ, और मैं कब कब रोने लगता हूँ, कब कब मैं अपने आंसू नहीं रोक पाता हूँ। काश ये चीज़ें दिखा पाए तख्लीक़कार, और तख्लीक़कार नहीं दिखा पाता। ये तो कारी को खुद महसूस करनी है कि हाँ, इनकी शख्सियत, इनकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलें हैं। जिस दर्द का एक मज़ाहनिगार मजाक उड़ाते हैं, उस दर्द को इंतहा तक वो झेल चुका होता है। जब आप इतनी तकलीफ में होते हैं कि आप बताना भी नहीं चाहते कि मुझे तकलीफ है, तो उस दर्द का इजहार मज़ाह में होता है। तो वाकई इससे तो कोई इनकार नहीं है। और ये मुश्किल फ़न है। अनस भाई, ये आखिरी हमारा एक राउंड है, रैपिड फायर, ज़्यादा नहीं, बस कुछ सवाल है 10-12 कि उनके जवाबात जो हैं वो आपको या तो एक लफ्ज़ में देने हैं या हाँ या ना में देने हैं। अच्छा। तो और कुछ ज़ाती नौयत के सवाल भी हैं। अच्छा, तो देखते हैं तो खैर क्या होने वाला है। जी, तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि इसमें तो खैर कोई शक नहीं कि आपके मुआशरे चल रहे हैं शादी के बाद भी, लेकिन उनकी तादाद कितनी है फिलवक्त? मैं नहीं गिन सकता। गिन नहीं सकते, इतनी नहीं गिने जा सकते। ये सच है। मतलब आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं वाकई नहीं गिन सकता। कितनी शादियों के ख्वाहिशमंद हैं आप?
जैसा कि आपका वो कहता भी है कि शादी के बाद भी मुझे शादी की चाह है, तो कितनी शादियों के ख्वाहिशमंद है? नहीं, करते रहना चाहिए मर्द को तो। आप इसको तादाद में क्यों बांध रहे हैं? नहीं बांधना चाहिए। तादाद से मुस्तस्ना कर दिया जाए इसे। बिल्कुल। बीवी से झूठ बोलते हैं यार? बहुत ज्यादा। कभी पकड़े गए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नहीं पकड़ा गया। तब तो कामयाब झूठ बोलते हैं। किसी खातून शायरा से ये कहा है कि तुम मिलो तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा? नहीं, अब तक नहीं कहा। क्योंकि मुशायरों में कामयाब है तो ऐसा रवैया हो सकता है। नहीं, मुझसे कई ने कहा कि आपकी जिंदगी बना देंगे। अच्छा। नहीं, उस कबील के लोग भी होते हैं ना मुशायरे में। यार एक जरा सा मुश्किल सवाल ये है कि आपके बहुत से दोस्त हैं और बहुत अजीज दोस्त हैं, बस एक नाम लेना है आपको, सबसे अजीज कौन? ओहो, एक नाम सिर्फ। कम बहुत कोई अजीज नहीं है। नहीं, ये सारे मेरी जान के दुश्मन हैं। ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हुआ, एक नाम तो आपको लेना होगा, छुटकारा नहीं। नहीं सफी, सब मेरी जान के दुश्मन हैं और सारे दोस्त जान के दुश्मन होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। वो दोस्ती नहीं जो जान का दुश्मन ना हो। लेकिन एक जानी दुश्मन जो बड़ा कौन सा है? मैं जिसके साथ मेरी बड़ी दुनिया है जाहिर है दोस्तों की, और मुझे दोस्त और सहेलियां बनाना बड़ा अच्छा लगता है। सहेलियां, इसका जवाब नहीं है। सहेलियां भी। तो एक बड़ी तवील फहरिस्त है दोस्तों की, जाहिर है उसमें गली के इलाके के बचपन के दोस्त भी हैं, नौजवानी और जवानी के दोस्त भी हैं, सहेलियां भी हैं। लेकिन रैपिड फायर राउंड है हमारा, एक नाम आपको लेना है। मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा एंजॉय जो करता हूँ जी, जिनके साथ मैं खुलकर हंस लेता हूँ, हर तरह का मजाक कर लेता हूँ, हर तरह की गुफ्तगू कर लेता हूँ, तो वो शायद डॉक्टर नासिर अमरोही। नासिर अमरोही बहुत दिलचस्प है। हाँ, उनसे बहुत करता। अच्छा, आपने अभी बीच में कहा है कि आपको दोस्त और सहेलियां बनाने का बड़ा शौक, तो दोस्तों को फौके देते हैं या सहेलियों को? ऑब्वियसली सहेलियों को। मतलब इसमें तो मतलब पॉज की गुंजाइश ही नहीं है। ये तो अनस भाई, एक सवाल ये पेचीदा बड़ा ये है कि आपके जो अजीज दोस्त हैं उनमें से किसी एक को अगर शायरी छोड़ने का मशवरा देना हो तो किसका नाम लेंगे? बहुत सारे नाम। बहुत सारे, एक बता दें। हमें एक भी चलेगा। हमें शायरी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बल्कि मेरा मशवरा ये है जो शायरात हैं, जो खवातीन हैं, उन्हें शायरी की दुनिया में आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में। ताकि आपका स्कोप बढ़े। हाँ, बड़ा उर्दू शायरी पे इल्जाम भी रहा है ना कि खवातीन जो हैं उनके किरदार पे हमेशा सवाल उठता रहा है, उन्हें मौके नहीं मिलते, मर्द शायर जो हैं वो शायरात को मौके नहीं देते। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मोहतरमाएं हैं, हाँ, वो शायरी भी किया करें हैं, और उनका करेक्शन कराने के लिए, मशवरों के लिए मेरे पास भी भेजा करें। मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि अदब के साथ साथ जो खवातीन हैं वो आपकी भी खिदमत करें। मैं बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि मैं खिदमत करूँ, मुझसे लोग सीखें, फैज़ हासिल करें, ये बड़ा जरूरी है। खैर, आपके पसंदीदा मज़ाह निगार कौन? सागर खयामी। सागर खयामी। मुझे और जाहिर है कि ये कहना कि सिर्फ एक नाम आपको अच्छा लगता है, पसंद है, वो मुनासिब नहीं होगा। सागर खयामी मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा जाहिर है कि दिलावर फिगार, अकबर इलाहाबादी, और एक पूरा सिलसिला है, असरार जामई साहब, अभी उनका इंतकाल हुआ, एक बड़ा नाम रहे। तो एक अच्छा, मेरा एक मानना और है, तख्लीक कार से ज़्यादा बड़ी तख्लीक होती है। बिल्कुल। तो अच्छी तख्लीक कहीं पर भी हो सकती है ना, ज़रूरी नहीं कि बड़ा फेमस नाम हो वहीं पर हो। तो तख्लीक कार से ज़्यादा उसकी तख्लीक मुझे पसंद आती है बुनियादी तौर पर। अच्छा, तो तख्लीक कारों में शायर भी होते हैं और शायरात भी, तो शोरा पसंद आते हैं या शायरात? जाहिर है शायरात। ये किसी शायरा से कभी मुआशका रहा आपका? ख्वाहिश बड़ी है। खैर चलिए, आखिरी सवाल, एक लफ्ज में इश्क के बारे में अगर कोई एक लफ्ज कहना हो तो क्या कहना? लफ्ज की जरूरत नहीं है। आप खामोश बैठ के देखते रहें हर चेहरे को, तो वो इश्क को डिफाइन कर देता है। इश्क की इससे बड़ी मतलब तशरीह जो है लफ्ज इश्क की, आप उसकी वजाहत नहीं हो सकती कि आप सिर्फ देखते रहें, तसव्वुर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि आपने सवाल के बहुत शुक्रिया। और
मुझे उम्मीद है कि वो हमारे जो भी साथी हमारे नाज़रीन जो सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को, पूरी बातचीत को संजीदा लेंगे। बिल्कुल मजाक में नहीं लेना है, बहुत संजीदा गुफ्तगू थी सफीर की और मेरी, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला गया। मुबालगे से, बिल्कुल मिधा का शायर मुबालगे से काम लेता, मैंने बिल्कुल नहीं लिया, जो दिल में था वो ज़बान पर आया। हाँ, मुझ पर क्या क्या गुजरने वाली है सफीर इस इंटरव्यू के बाद, वो एक अलग मामला है। मैं उसके लिए पहले से माजरत खाऊं, उसके जिम्मेदार आप। ये कि आखिर में हमारे नाजरीन के लिए कुछ आपका कलाम। 4 मिसरे देखें। हाँ तो शबे विसाल में बीवी पे हंस दिया यारों, शबे विसाल में बीवी पे हंस दिया यारों, अब उसके बाद की हालत नहीं बताने की। मैं पिटते पिटते यही कह रहा था बीवी से, मैं क्या करूं मेरी आदत है मुस्कुराने की। मैं क्या करूं मेरी आदत है मुस्कुराने की। और 4 मिसरे ये भी देखें कि बाद शादी के मेरा खुद पर यकीन बढ़ने लगा, बाद शादी के मेरा खुद पर यकीन बढ़ने लगा, बाद शादी के मेरा खुद पर यकीन बढ़ने लगा, क्या पता था दिल का पौधा फिर हरा हो जाएगा। देखता हूँ जब कभी मैं फूल सा चेहरा कोई, सोचता हूँ एक दिन ये भी मेरा हो जाएगा। क्या कहते हैं? सोचता हूँ एक दिन ये भी मेरा हो ये भी, ये पूरे ये जारी है सिलसिला अभी। हाँ जाहिर है, और क्या। ये तो पूरे मर्दाना समाज की नुमाइंदगी की है मैंने इन 4 मिसरों में। वो कहते हैं ना, मर्द कभी नहीं बदलते। हाँ, बदला नहीं हूँ जान मैं शादी के बाद भी, जैसी निगाह थी मेरी वैसी निगाह है। शादी से कबल भी मुझे शादी का शौक था, शादी के बाद भी वही शादी की चाह है। क्या? और एक बड़ा देसी सा कथा है जी। मुंबई में चॉल सिस्टम है और कंबाइंड टॉयलेट होता है जी। उसके बाहर का मंजर बड़ा दिलचस्प होता है जी। तो उसमें याद आ कि हजरत दाग दहलवी साहब, उनके मिसरे पर, अल्लामा दाग दहलवी के मिसरे पर एक तज़मीन है, लोग बाहर ही तड़पते रहे शौचालय के, पेट पकड़े हुए 2-4 वहीं ऐठ गए, शोर बरपा था मगर मैं भी ना आया बाहर। हजरत दाग जहाँ बैठ गए, क्या हजरत दाग जहाँ बैठ गए और मालूम है सबेबी, ये समाजी आते हैं देखो जी। मालूम है सबेबी अब मुंह नहीं खुलवाओ, किस तरह यहाँ किसका अरमान निकलता है। दफ्तर से निकलते हैं शाहीन के अब्बू जब, तब पास के कमरे से फैजान निकलता है। यही होता है ना, यही होता है। दफ्तर से निकलते हैं शाहीन के अब्बू जब, तब पास के कमरे से फैजान निकलता है। और 4 मिसरे और देखें कि बीवी घसीटती है, अम्मी घसीटती है, मुझको पकड़ पकड़ के दोनों हिला रही हैं। अम्मी ये सोचती हैं बीवी से सीखता है, बीवी ये सोचती है अम्मी सिखा रही है। घर घर की कहानी सोचती है अम्मी सिखा रही है। और एक गैस का इलाज दिया है मैंने जी। गैस का इलाज कहीं नहीं है, नुस्खे करीब दूर के सब आजमाए हैं, पहुंचा हुआ हकीम भी नाकाम हो गया। मुर्गा बना के देखा था बेगम ने कल मुझे, अब लग रहा है गैस को आराम होगा। ये बड़ा साइंटिफिक है, देखो पूरी इसमें एक्सरसाइज मौजूद है इसके अंदर, मुकम्मल साइंटिफिक। जरा मुलाहिजा करें कि किसका किसका चक्कर है पास के शराफत से, कब पड़ोस के घर की कुंडियां नहीं खुलती, सब बताएगी शब्बो, सब्र तो करो थोड़ा, 2 घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती, 2 घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। और एक किरदार नजर आएगा इसमें जी, अजीब इश्क है उर्दू के शायरों से उसे, अजीब इश्क है उर्दू के शायरों से। कन्वीनर है जी, लेडी कन्वीनर। अच्छा, अजीब इश्क है उर्दू के शायरों से उसे, हर एक का वो बड़ा एहतराम करती है, सभी फ्री में ही आ जाएं उसकी महफिल में, यही सबब है वो झुककर सलाम करती है। यही सबब है वो झुककर सलाम करती है। और ये भी देखें कि ऐसे कमरे में भला रात गुजारूं कैसे, उसको छूता हूँ इधर हाथ उधर लगता है,
अब शबे वस्ल मनाऊं तो मनाऊं कैसे, पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। क्या 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 शहबर रसूल साहब का एक शेर है जी। कि मैंने भी देखने की हद कर जी, दी, वो आपकी तस्वीर इस पर बहुत कमाल वो की। भी तस्वीर से निकल जी, आया। आता। मारने लग गए मुझे साले, साली और सांस ने सितम ढाया, मेरा ससुरा जो मर चुका कब का, वो भी तस्वीर से निकल आया। क्या क्या मेरा ससुरा जो मर चुका कब का, वो भी तस्वीर से निकल आया। और कोई हाथों को चूमे है, कोई गिरता है पैरों पर, कोई कहता है आली जा, कोई अफजल समझता है। ज़माने भर में इज्जत है, मगर ससुराल में मुझको कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। और ये भी 4 मिसरे देख लें जी, कि पड़ी हैं औरतें देखो पराई ताक में मेरी, कोई दमसास कहती है, बताती है कोई हमदम, वो अक्सर फ़ोन पर मुझसे कहा करती हैं रो रो कर, अगर तुम हमको मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे। क्या अगर तुम हमको मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे हम। क्यों देखते हैं सब मुझे ऐसे खड़े हुए, मैदाने हश्र में मेरे सर पर सजेगा ताज। क्यों देखते हैं सब मुझे ऐसे खड़े हुए, मैदाने हश्र में मेरे सर पर सजेगा ताज। चलने ना आज दूंगा ट्रैफिक पुलिस की एक स्टंट करने वाला हूँ राह खुदा में आज। क्या कहने, स्टंट करने वाला हूँ राह खुदा में आज। तो कुल मिलाकर ये कोशिशें हैं सफ़ीर कि लोग हंसें मुस्कुराएं, और अगर कुछ तब्दीली आ सकती है लोगों की ज़िंदगी में तो मेरे लिए जाहिर है कि वो बोनस होगा मेरी शायरी का। अपनी कोशिश में कामयाब, बहुत हद तक कामयाब है, इसमें खैर कोई शक नहीं है। और अनस भाई आपका, बस लड़कियां नहीं हंस पाती। वो हंसती भी हैं और पसंद भी करती हैं, बस निकाह नहीं तो खैर आप भी जानती हैं, वो निकाह नहीं करती ना, मुआशरा तो आपसे चल ही रहा है। खैर, तो बहुत बहुत शुक्रिया अनस भाई आपका, और आप हमारी दावत में तशरीफ़ लाए और अपना इतना कीमती वक्त हमें नवाजा। आपका एक बार और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपने भी अनस साहब को सुना, ऐसे ही आगे और भी बेहतरीन शायरों और अदीबों से मुलाकात के लिए हमारे चैनल के साथ हमारे साथ जुड़े रहें।